दिस इज प्रियंका एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नेशनल ह्यूमन कमीशन के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने उस वीडियो में बताया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए आज बात करते हैं नेशनल ह्यूमन कमीशन के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए, अगर इसके गठन के बारे में बात करें तो इसका जो गठन है संसद में पारित अधिनियम 1990 के द्वारा इसका गठन किया गया। चूंकि इसका गठन संसद में पारित अधिनियम 1990 के द्वारा किया गया है, यानी कि संसद में पारित अधिनियम के द्वारा किया गया है, इसीलिए कौन सा निकाय हुआ? यह एक सांविधिक निकाय हुआ। जैसा कि मैंने आपको एनएचआरसी में भी बताया था, उसका भी गठन संसद में पारित अधिनियम द्वारा हुआ था, इसीलिए उसको हमने क्या बताया? सांविधिक निकाय बताया। तो यह भी क्या है? एक सांविधिक निकाय है। फिर बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसकी प्रथम चेयरपर्सन जो थी, फर्स्ट चेयरपर्सन थी, वो थी जयंती पटनायक और अभी वर्तमान में जो है वो है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है वो 9वीं चेयरपर्सन है। इससे पहले भी 8 अध्यक्ष हो चुके हैं। उन सबका आप एक सूची से क्रमबद्ध नाम दिया रहता है, उसको भी आप जरूर देख लें, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में वर्तमान और फर्स्ट को ना पूछ के 20 से क्वेश्चन कर देता है कि सेकंड नंबर अध्यक्ष कौन थे, थर्ड अध्यक्ष का नाम बताइए, ऐसे करके। तो आप ज़्यादा नहीं है, 9 है, उनको अगर आप सीरियल वाइज देख लेंगे तो उनका नाम आपको याद हो जाएगा। फिर बात करें कि ये जो आयोग है किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो ये जो आयोग है वो महिला व बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अब आइए इसकी संरचनाओं के बारे में जानते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। अगर संरचनाओं के बारे में बात करें तो इसकी संरचना के बारे में जो भी प्रावधान है वो अधिनियम के धारा 3 से में बताया गया है। धारा 3 में ये बताया गया है कि इसका जो गठन है वो केंद्र सरकार करती है। देखिए, इसका जो गठन है केंद्र सरकार करती है। हमने एनएचआरसी में भी पढ़ा था कि उसका गठन कौन कर रहा था? केंद्र सरकार कर रही थी। इसके अलावा अगर इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होंगे। जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? केंद्र सरकार। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंसेस देखने को मिल रही है कि उसमें हमने देखा कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा था? तो राष्ट्रपति कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो केंद्र सरकार कर रही है। साथ ही साथ जो 5 सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति केंद्र सरकार ही करती है, लेकिन 5 सदस्यों में 2 सदस्य ऐसे होंगे जिसमें से एक सदस्य होगा अनुसूचित जाति का और दूसरा होगा अनुसूचित जनजाति का। अब ये बनने के लिए, ये सदस्य बनने के लिए इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो या तो इनको लॉ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, या फिर किसी ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने चाहिए, या ये शुरू से ही जो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड काम को करते आ रहे हों। तो इस स्थिति में इनको सदस्य बनाया जा सकता है, ये सदस्य बन सकते हैं। तो ये रहा सदस्य की बात। अब 5 सदस्यों के अलावा भी एक मेंबर सेक्रेटरी इसमें होता है, जिसका गठन भी कौन करता है? केंद्र सरकार ही करता है। और ये जो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं वो ये जो या तो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होते हैं या सिविल सेवा के। सामान्यतः ये अखिल भारतीय सेवा के ही सदस्य होते हैं। तो ये रहा मेंबर सेक्रेटरी की बात। फिर अगर बात करें कि इनकी पदावधि की, तो इनके पदावधि के बारे में जो भी प्रावधान है वो अधिनियम के धारा 4 में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि इनका जो कार्यकाल है वो होता है 3 इयर्स का। उसमें भी मैंने एनएचआरसी में भी आपको बताया था कि उसका कार्यकाल जो होता है वो 3 इयर्स का होता है और 2 साल उनको सक्रिय बनाए रखने के लिए 2 साल और पुनः निर्वाचन के लिए रखा गया था। और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि इनका जो कार्यकाल होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका कितना होता है? तो 3 इयर्स होता है इनका कार्यकाल। और इनको अगर ये अपना त्याग पत्र देना चाहें तो ये अपना त्याग पत्र केंद्र सरकार को ही देंगे और केंद्र सरकार इन्हें हटा भी सकती है। यानी कि यहाँ पे सिमिलरिटी हमें क्या देखने को मिल रही है कि केंद्र सरकार ने नियुक्ति किया, केंद्र सरकार को ये त्याग पत्र देंगे, केंद्र सरकार ने इस आयोग का गठन किया और केंद्र सरकार ही इनको हटा भी सकती है। लेकिन किन किन स्थितियों में इनको हटाया जा सकता है, अब उसके बारे में जानें कि कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनमें इनको हटाया जा सकता है। तो इस स्थितियों के बारे में हमें ज़्यादा से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है, एनएचआरसी वाले वीडियो को देखा है, तो इसको भी आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए,
बहुत सारी स्थितियां हैं जिसमें से कुछ स्थितियों को मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ। पहली स्थिति तो ये है कि या तो वो बैंकक्रप्ट घोषित हो जाए। अगर वो दिवालिया हो जाता है, दिवालिया उसको साबित कर दिया जाता है, तो फिर उसको इस पद से हटा दिया जाएगा। या फिर वो फिजिकली या मेंटली रूप से स्वस्थ ना हो, तो जब फिजिकली मेंटली रूप से स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो फिर महिला के लिए या किसी के लिए क्या कार्य करेगा, तो उस स्थिति में भी इसको हटाया जा सकता है। या फिर वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा हो, तो इस स्थिति में केंद्र सरकार जो है उसको उसके पद से हटा सकती है। अब आइए जानते हैं इनके कार्यों के बारे में कि इनके कार्य क्या हैं। तो अगर कार्यों पे ध्यान डालें तो इनका कार्य जो भी, जैसे कि महिला के जो भी अधिकार है, महिलाओं को उनके अधिकारों को बताना और उनके अधिकारों से अवगत कराना, या महिलाओं को जो भी अधिकार दिए गए हैं अगर उन अधिकारों का संवैधानिक रूप से उल्लंघन हो रहा है, संविधान में जो भी सुरक्षा के लिए कार्य दिए गए, जो भी उनको अधिकार दिए गए और उनका उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए उचित कार्यवाही करना, और साथ ही साथ जो भी संरक्षण इनको प्रदान किए जा रहा है महिलाओं की उनको, तो उनकी जांच करना कि ये जो भी संरक्षण है वो सही है कि गलत है, उन सब की जांच करना। यानी कि मेनली रूप से ये महिला सुरक्षा के तरह कार्य करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, उनमें एम्पावरमेंट लाने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए सिफारिश करते हैं। तो मेनली रूप से इनका काम होता है महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करना, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करना, और अगर किसी स्थिति में उनके अधिकार ऐसे छीनते हुए नजर आ रहे हैं तो उन पे कार्यवाही करना। तो ये रहा नेशनल वुमेन कमीशन के बारे में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया होगा। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।